हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। पिछले क्लास में मैंने चार्ज के बारे में बात किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आज बात करेंगे हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखो कूलम्स लॉ में लिखो, इट स्टेट्स दैट फोर्स बिटवीन टू stationary charges separated by some distance is directly proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to square of distance बिटवीन चार्जेस। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि मान लो कि दो स्टेशनरी चार्जेज है यहां पे Q1 एंड Q2। ओके, इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, मतलब ये जो इस पे फोर्स लगाएगा, बोथ आर स्टेशनरी एंड फोर्स F12 अगर हम लिख रहे हैं दैट मीन्स F12 वेक्टर, और अगर इस पे ऐसे कर रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अभी हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, स्केलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। किसका स्केलर फॉर्म? फोर्स का। इस दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसका स्केलर फॉर्म। अभी हम डायरेक्शन नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का देख रहे हैं। ठीक है, तो F12 मीन्स हो गया कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 ने कितना फोर्स Q1 पे लगाया वो ये हमने माना। ठीक है, एंड नाउ सेकेंड F21, ये है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 के कारण। ठीक है, जो Q2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, उसका ये हमने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्स लॉ बोलता है कि जो ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, चाहे तुम बोलो कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 या फिर बोलो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 चार्ज ड्यू टू Q1, दोनों का वैल्यू सेम होता है। मतलब दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाता है, मतलब इस पे जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही इस पे ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, और ये जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इक्वेशन 1 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं R, तो दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, है ना। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इस दोनों को कंबाइन कर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो फोर्स है ना, F12 मैग्नीट्यूड जो है और F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब इसको कुछ भी मान सकते हो, है ना, इसको इस पूरे वैल्यू को मान लो तुम F। ठीक है, तो लिख सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज, F इक्वल टू, है ना, इक्वल टू करोगे तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ये हट जाएगा, तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, तो आएगा एक कांस्टेंट टर्म K, है ना, एंड K जो होता है K Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है दो चार्ज के बीच का फोर्स। दोनों फोर्स क्या होता है, इक्वल एक्सपीरियंस करता है। जितना इस पे फोर्स जो लगाता है, इस पे Q1 पे जो फोर्स लगाता है Q2, और जो Q2 पे फोर्स लगाता है Q1, उस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्लियर है? तो उसका वैल्यू कितना होता है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगा है ना, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगा वो लगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अच्छा, दूसरी बात मैंने चार्ज में बताया था कि जो लाइक चार्जेस होता है, जो लाइक चार्ज होता है ना, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया, निगेटिव निगेटिव चार्ज हो गया। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइक चार्ज है, एक जैसा चार्ज है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो ये हो गया अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बोले इस तरह से, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो दोनों लाइक चार्ज है। तो Q1 पे जो फोर्स लगाएगा Q2 वो लगाएगा इधर, और Q2 पे जो फोर्स लगाएगा Q1 वो इधर लगाएगा, है ना। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, है ना, इस फोर्स का जो वैल्यू होगा, Q2 जो एक्सपीरियंस करेगा वो करेगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यहां से, और यहां पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अगर मान लो कि दोनों नेगेटिव चार्ज है, माइनस Q1 और माइनस Q2, तो दोनों लाइक चार्जेज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा रिपेल किया, Q1 पे जो फोर्स लगा रिपेल किया। फोर्स कितना लगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस पे जो फोर्स लगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, अब एक केस ये हो सकता है, दो केस ये हो सकता है, तीसरा केस और क्या हो सकता है, एक अनलाइक चार्ज हो सकता है। तो Q1 और Q2, ठीक है, माइनस Q2, ठीक है। तो अब अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट मतलब Q1 जो है Q2 को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और Q2 जो Q1 को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट मतलब क्या हुआ, अपने तरफ खींचना, है ना। तो अगर हम बात करें कि Q1 पे फोर्स किधर लगेगा, Q2 के वजह से, तो Q2 Q1 को अपने तरफ खींचेगा, है ना, F से। उसको भी अब बात करें कि Q2 पे कितना फोर्स लगेगा Q1 की वजह से, तो वो अपने तरफ उसको खींचेगा, यानी कि F। तो दिस F का वैल्यू क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एक चीज देखो, मैंने किसी भी फॉर्मूला में चार्ज को साइन के साथ नहीं रखा है। ऐसे देखो, ये माइनस चार्ज है, यहाँ पे नहीं रखा है, यहाँ पे भी मैंने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस माइनस चार्ज का साइन होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी में अगर चार्ज को तुम लिख रहे हो कहीं पे, जैसे फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पे जो तुम चार्ज को लिख रहे हो साइन के साथ मत रखो। क्यों? क्योंकि वो जो तुम्हारा चार्ज होगा वो चार्ज तुम्हें डायरेक्शन दे देगा। जैसे कि देखो, प्लस प्लस चार्ज की वजह से तुमने डायरेक्शन ले तो लिया कि हाँ ये रिपेल कर रहा है, डायरेक्शन दिया उसने, ये इसको इधर किया। तो अगर तुम फिर से इसको यहाँ पे रख दोगे तो फिर ये डायरेक्शन उल्टा आ जाएगा, अगर इसको तुम ये करोगे तो, है ना। अगर इसको पूरा लिखोगे तो क्या लिखोगे, फोर्स इधर लग रहा है, दिस इज मैग्नीट्यूड। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लिए हैं, तो इस तरह से, है ना। अगर इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, फोर्स इधर लिख रहा है, तो ये हो गया क्या, मैग्नीट्यूड। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो माइनस आई कैप कर दो, तो डायरेक्शन के साथ तुम फोर्स को लिख लोगे। क्लियर है? तो कभी भी चार्ज को जैसे जो वैल्यू है माइनस Q1 यहाँ पे मत रखा करो, बस मैग्नीट्यूड निकाल लिया करो, और अट्रैक्शन रिपल्सन से देख लो डायरेक्शन किधर है उसका। ठीक है, और जैसे पता चल गया कि डायरेक्शन किधर है, आराम से इसको यहाँ पे यूनिट वेक्टर उसका लिख के यहाँ पे चिपका दो मैग्नीट्यूड के साथ, तो तुम्हारा वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। बात समझ में आया? दूसरी बात, अब तो ये हो गया, ठीक है, कुछ पॉइंट और लिखो। ठीक है, ये सब हटा दो, ये समझ में आ गया। कुछ ये पॉइंट लिखो कि जो तुम्हारा ये होता है, क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ होता है, कूलम्स फोर्स होता है। ठीक है, कूलम्स फोर्स जो होता है वो होता है, इट इज सेंट्रल फोर्सेस, है ना, इट इज सेंट्रल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रल फोर्स? कि फोर्स जो होगा हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेज होगा।
और तुम इस तीनों केस में देखो, है ना, सेंट्रल फोर्स मतलब फोर्स इज एक्टिंग, है ना, ऑलवेज along the line joining between two charges, हमेशा। ठीक है, तुम देखो तो मैंने हमेशा लाइन को दो पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है, यहां से, तो मैंने अट्रैक्शन और रिपल्सन लिया। ठीक है, मैंने ऐसे नहीं कर दिया कि हाँ रिपेल कर रहा है तो कोई ऐसे कर रहा है। देखो रिपेल मतलब मान लो कि ऐसे कोई कर सकता है, इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, तो दूर चला गया एक दूसरे से, तो ये भी तो रिपेल हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। तो हमेशा जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेज होगा। मतलब चार्ज के बीच को एक लाइन से ड्रॉ करो, तब जाके फोर्स को लिखा करो KQ1 Q2 बाय R², KQ1 Q2 बाय R² जैसे है मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखो, इस पे दो तीन लाइन लिखेंगे ना, अब यहाँ पे नोट्स करके लिखते जाओ, ठीक है, इसके बारे में, कूलम्स फोर्स के बारे में। दूसरी बात ये है कि देखो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स किधर लगा, इधर, इस पे फोर्स किधर लगा, इधर, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर। तो हर एक केस में तुम देखो हमेशा फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगा। इस पे अगर उधर लगा तो इस पे उल्टा लगा और सेम लगा, इस पे भी सेम, इस पे भी वही हाल है। ये तीन केस हो सकता है। तो हर केस में तुम क्या देख रहे हो कि फोर्स हमेशा अपोजिट लग रहा है एक दूसरे को। अगर उस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है तो उसके निगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है। इस पे तुम देखो तो इस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है तो इस पे निगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है। तो हर एक बार फोर्स क्या है, अपोजिट है। और मैग्नीट्यूड वाइज भी क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज देखो यहाँ से सेम है। तो फोर्स अपोजिट है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, अपोजिट है डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। इसका मतलब क्या समझा कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, इट फॉलोज, है ना। जो कूलम्स लॉ है ना, ये सब कूलम्स फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कूलम्स फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इट फॉलोज न्यूटन, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। मतलब ये अगर इस पे एक्शन किया तो ये इस पे रिएक्शन ही किया है। ये एक्चुअल में ये और ये जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है ना। इस पे अगर इसने फोर्स लगाया तो इसने भी उस पे उतना ही फोर्स लगाया और अपोजिट में लगाया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे को ये क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर ही होता है। ठीक है, तो ये तीनों केस में ये सीखा मैंने कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। क्योंकि देख अब क्या होता है, कुछ क्वेश्चन समझता है कि सर अगर ये प्लस Q1 ले लें और ये प्लस Q2 ले लें तो Q1 पे इधर दिखा दो, Q2 पे इधर दिखा दो, तो एक दूसरे से दूर गया, है ना, इसको हटा दो। तो ये भी तो स्टूडेंट समझ लेता है कि अरे देखो सर ये KQ1 Q2 बाय, ये इसके बीच का डिस्टेंस R ले लो, KQ1 Q2 बाय R² हो गया, ये भी KQ1 Q2 बाय R² हो गया। बट ये अपोजिट हुआ ना सर, ये ऊपर गया ये नीचे गया, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो तो कर रहा है, लेकिन क्या नहीं फॉलो कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, सेंट्रल फोर्स का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। क्या ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस लग रहा है, क्या लाइन को ज्वाइन करने के अलोंग लग रहा है फोर्स, नहीं। तो ये हम बोलेंगे कि ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फोर्सेस नहीं है, तो इसलिए हम ये इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लिख सकते हैं। कुछ समझ में आ गया, यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। अब देखो जैसे हम बात करें कि यहाँ पे प्लस Q1 है ना, और यहाँ पे ले लो प्लस Q2, ओके, ठीक है। तो Q1 पे Q2 जो फोर्स लगा रहा है वो किधर लगा रहा है, इधर। Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है वो इधर। अगर हम बात करें इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है ना, अगर इस पे हम बात करें कि नेट फोर्स, है ना, ऑन द सिस्टम, बताओ कितना है। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, क्योंकि अगर ये F फोर्स है तो ये भी तो F फोर्स है। दोनों के बीच, दोनों फोर्स के बीच एंगल कितना हुआ है, 180 डिग्री। कैसे भी चार्ज को रख लो, जैसे मान लो कि हमने ऐसे रख लिया चार्ज को, यहाँ पे प्लस Q1, यहाँ पे माइनस Q2, दोनों को ज्वाइन करो, है ना। तो Q1 को अट्रैक्ट करेगा, माइनस Q2 को अट्रैक्ट करेगा, ये।
तो अगर ये F फोर्स है, ये F फोर्स है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन इधर और इस फोर्स का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच 180 डिग्री एंगल। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अगर दो वेक्टर क्वांटिटी 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो दोनों का नेट फोर्स कैसे निकालोगे? F1 माइनस F2। तो F माइनस F करोगे तो कितना आ गया? 0। ऑलवेज 0, क्योंकि अलोंग द लाइन जो लगता है और अपोजिट लगता है। तो नेट फोर्स हमेशा करोगे तो कितना आएगा? 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या कहना चाहते हैं सर? नेट फोर्स अगर 0 है, ठीक है, नेट फोर्स अगर 0 है तो नेट फोर्स को क्या लिखोगे? dp/dt लिख दो ना बुआ। हाँ, इसको 0 हो गया, इसका मतलब मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब तुम बोल सकते हो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है, अकेले का नहीं है, दोनों को मिला के, क्योंकि अकेले पे फोर्स 0 नहीं है, दोनों को सम करेंगे पूरा फोर्स को तो 0 हो रहा है। इसलिए हम बोलेंगे टोटल मोमेंटम जो कंजर्व्ड है पूरे सिस्टम का। ओके, तो लिखो नेक्स्ट लाइन। सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड फॉर, है ना, दिस सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इसको लिख लो थोड़ा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में जैसे कि मान लो, ठीक है, कि 2 चार्जेज, है ना, 2 चार्जेज 2 कूलम प्लस 2 कूलम एंड प्लस 4 कूलम आर, है ना, इनिशियली separated by r distance, है ना, and both are released at this position, ठीक है। इस 2 कूलम का मास ले लो 2 kg, इसको कुछ भी ले सकते हो, इसका मास ले लो मान लो कि 4 kg, ठीक है, 4 kg। बोला क्या कि सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस है एंड बोथ आर रिलीज्ड एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पर उसे छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ +4 कूलम चार्ज when velocity of +2 coulomb charge is 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि +2 कूलम चार्ज है और +4 कूलम चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है। यहां से इसको मैंने रिलीज कर दिया तो मुझे पता है कि इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो जब इस पे इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है, इस पे से बात कर रहे हैं, तो इसका अपना एक्सेलरेशन भी होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन होगा तो ये अभी रिलीज्ड है, तो इसका इनिशियल स्पीड कितना है? 0। तो धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। इस पे भी फोर्स लगा है, इसका भी एक्सेलरेशन है, तो ये भी बढ़ता जाएगा, मतलब स्पीड गेन करता जाएगा। अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो इनिशियल रिलीज किया था, यहाँ 0 हो गया, यहाँ वेलोसिटी कितना है? 0। उसने कहा कि जब +2 कूलम चार्ज, पढ़ो, उसने कहा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 4 कूलम चार्ज, मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? व्हेन वेलोसिटी ऑफ +2 कूलम चार्ज इज 2 मीटर पर सेकेंड, जब इस +2 कूलम चार्ज का वेलोसिटी यहाँ पे किसी पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो मुझे समझ में आता है कि इस दोनों मिला के अगर तुम देखो तो नेट फोर्स कितना है? 0, है ना, और इसका मास भी दिया है, इसका मास भी दिया है। तो मास और वेलोसिटी का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास और वेलोसिटी, है ना, 11th क्लास। तो मेरा दिमाग में आया कि अच्छा, तो दोनों मिला के जो नेट फोर्स है वो 0 है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड। अकेले पे कंजर्व्ड की टोटल कंजर्व है, मतलब दोनों को एक सिस्टम मान लें तो मोमेंटम कंजर्व्ड है। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का लिखो और फाइनल मोमेंटम दोनों का इक्वल कर दो। इसको रिलीज किए थे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम भी 0 + 0। फाइनल मोमेंटम लिखो तो इस 2 कूलम चार्ज का लिखो तो 2 कूलम का मास कितना है? 2,
तो लिखेंगे 2 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 2। ओके, ये हो गया। डायरेक्शन देखो तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो इसको माइनस आई कैप लिख सकते हो, प्लस इसका मास कितना है 4 kg है ना, और वेलोसिटी मुझे पता नहीं। ओके, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये कितना हो गया 4 आई कैप 4 v, तो 4 4 कट गया, तो वेलोसिटी आ गया आई कैप। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो 1 मीटर पर सेकेंड है ना, और डायरेक्शन देखो तो आई कैप मतलब पॉजिटिव, मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा वो इधर हो जाएगा कितना 1 मीटर पर सेकेंड। जब इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आ गया। तो अभी धीरे धीरे करके हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे कि कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब देखो कि हो सकता है कि अब एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देते हैं फिर से। ठीक है, मान लो कि ये 4 कूलम चार्ज है, ओके, और ये डिस्टेंस है मान लो 2 मीटर। यहां से मैंने क्या किया समझना, मैंने यहां से क्या किया +1 कूलम चार्ज को, इसको मैंने फिक्स्ड रखा, इसको मैंने फिक्स्ड रखा। ठीक है, अब ये पार्टिकल, इस पार्टिकल को मैंने फिक्स रखा और इसको फ्री, ये फ्री हो सकता है। तो 1 कूलम चार्ज पे फोर्स लगाएगा, 1 कूलम पे फोर्स लगेगा इधर, 4 कूलम चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर। अभी जो इस पे फोर्स लगेगा वो लगेगा Q1 Q2 बाय r², इस पे भी इतना लगा, लेकिन इसको फिक्स्ड रखे हैं है ना, इसको होल्ड करके रखे हैं, मतलब इस फोर्स को मैंने बैलेंस कर लिया है ना, किसी हिंज फोर्स से है ना, किसी से चार्ज पार्टिकल को मैंने होल्ड करके रखा है किसी चीज से, तो ये मूव नहीं कर सकता है, फिक्स्ड है। बट इस पे जो है, इस पे ये फ्री है, इस पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब ये फ्री है। ओके, इसको कोई बैलेंस करने के लिए नहीं है, तो ये जाएगा इधर है ना। तो यहां से मैंने इसे रिलीज कर दिया, क्या कर दिया रिलीज। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ +1 coulomb charge when separation between +4 coulomb charge and +1 coulomb charge is 4 मीटर। जब 4 मीटर हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बात समझ में आया। तो अब देख, इसको तुम देखो तो फाइनली इसको यहां पहुंचना है। ठीक है, मतलब इसके बीच का जो सेपरेशन हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगा 4 मीटर। तो ये +1 कूलम जब यहां पहुंच जाएगा तो पूछा है वेलोसिटी क्या होगा, बात समझ में आ गया। अब कोई स्टूडेंट क्या करता है, यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेता है ना, इसका मास ले लो 1 kg है ना, दिस इज मास। ओके, अब कोई क्या करता है, इस पे फोर्स निकाल लेता है, इस पे फोर्स निकालता है F = K Q1 Q2 r², K4 × 1 डिवाइड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ये कट गया, दैट इज K। ओके, अब ये K निकाल लिया, बोलता है क्या कि सर फोर्स आ गया, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन कर दो, मास हो गया 1 × A आ गया K, तो A = आ गया K मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर कहता है क्या सर S और ut + ½ AT² लगा दो, यहां से लिस्ट के सब लगाते हैं, गलत है। क्यों गलत है, गलत इसलिए है, क्या यहां से लेके यहां तक फोर्स कांस्टेंट है। तुम देखो तो इसकी फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे 2 मीटर। तो यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, चार्ज का प्रोडक्ट वही है बट डिस्टेंस चेंज कर गया तो फोर्स चेंज कर गया, फोर्स चेंज कर गया तो एक्सेलरेशन भी चेंज कर गया। तो वो 3 इक्वेशन S = ut + ½ AT² v = u + AT, वो सब इक्वेशन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो सब जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तभी तुम लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये बात समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करें, तो यहां से हम किसी भी पॉइंट पे यहां से जाएंगे x डिस्टेंस पे और वहां पे जाके फोर्स लिख लो। तो वहां पे जब फोर्स लिखोगे तो क्या आएगा K Q × K Q1 Q2 बाय x²। यहां पे मैंने फोर्स लिख लिया। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए इसी पॉइंट पे, मतलब x पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए एक्सेलरेशन। तो इसको लिखेंगे फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। नेट फोर्स = क्या होता है, मास × एक्सेलरेशन। तो इस पे सिर्फ फोर्स क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, तो मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा, मास × एक्सेलरेशन लिखा। मास कितना है 1 kg, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 4k/x²। अब मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो अच्छा सर एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है, x का,
तो एक्सेलरेशन को दो तरह से लिखा जाता है, एक होता है dv बाई dt। एक्शन क्या लिखते हैं, dv बाई dt, बट dv बाई dt ये टाइम का फंक्शन है ही नहीं है, ये तो x का फंक्शन है। तो x के लिए क्या करें, इसको dx और dx से मल्टीप्लाई करो, dx से डिवाइड करो, तो एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्म मिल जाएगा तुम्हें। देखो dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v dv बाई dx हो जाएगा। तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v dv बाई dx विच इज इक्वल टू 4k बाय एक्स स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर v dv dx को उधर लेके चले जाओ, 4k बाय एक्स स्क्वायर dx। ओके, फिर क्या करो, उसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो अब यहां से देखो इंटीग्रेट कहां से करेंगे, मुझे कहां चाहिए, मुझे चाहिए जब x का वैल्यू, देखो इनिशियल कहां है, ये रहा, फाइनली चार्ज कहां पहुंचा है, यहाँ पे। जब फाइनल यहाँ पे चार्ज पहुंच जाएगा तो वहां पे तुम्हें वेलोसिटी चाहिए। जब यहाँ पहुंच जाएगा तो x का वैल्यू कहां से लिए हो, यहाँ से लिए हो x का वैल्यू। जब यहाँ पहुंच जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर, सेपरेशन क्या हो जाएगा 4, है ना। तो 4 मीटर सेपरेशन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो x का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा 4। उस समय तुम्हें वेलोसिटी चाहिए, तो मान लेते हैं v वेलोसिटी है। स्टार्ट कहां से किया था, यहाँ। तो जब यहाँ से स्टार्ट किया था तो उसमें स्टार्ट किया था मतलब रिलीज किया था, तो वेलोसिटी कितना हो गया 0, और डिस्टेंस उस समय x का वैल्यू कितना हो गया 2। इसको इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन अगर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा काइनेमेटिक्स भी बता रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने उस पर पढ़ा कि हाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि मोमेंटम कंजर्व होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ये सब पढ़ लिए। नाउ नेक्स्ट अब थोड़ा सा के बारे में बात कर लेते हैं। जो फोर्स होता है ना, नेक्स्ट नोट्स में फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो के है, के को हम लिखते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, यह है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी इन फ्री स्पेस मतलब पता ही चल रहा होगा, परमिटिविटी परमिट करना किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। तो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस मतलब हो गया एबिलिटी ऑफ, ठीक है, एबिलिटी ऑफ, ये फ्री स्पेस का बात हो रहा है तो बोल सकते हो एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टू परमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, मतलब ये चीज जो पैरामीटर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है तुम्हारा दो चार्ज के बीच के मीडियम पे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं मीडियम वाला, आगे पढ़ेंगे पूरे मीडियम का क्या इफेक्ट होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं दोनों के बीच हम ले रहे हैं फ्री स्पेस या फिर एयर ले रहे हैं, ठीक है। तो उस समय हम एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं क्योंकि ये फ्री स्पेस ले रहा है। अगर मीडियम हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट नहीं लेके एप्सिलॉन लेंगे, ठीक है। तो ये एबिलिटी होता है, मतलब मान लो कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, दो प्रोडक्ट चार्ज और इसके बीच का सेपरेशन का, ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि इसके बीच का मीडियम क्या है। तो अभी तो हम एयर के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई हम के का वैल्यू ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हम ये भी बात कर रहे हैं कि वो कितना परमिट कर रहा है इसके इफेक्ट को यहाँ पे, ठीक है, मीडियम। ओके, तो ये होता है। तो अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, इसको यहाँ पे पुट करोगे तो के का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। अब यूनिट तुम खुद ही पकड़ सकते हो, देखो ये के यहाँ है, ये है न्यूटन, ये है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कूलम तो ये हो गया कूलम स्क्वायर। ओके, और एप्सिलॉन नॉट का अगर तुम यूनिट देखो तो इसका उल्टा आएगा, यहाँ से तुम देखो ना एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/4 पाई के, तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा वो के का क्या होगा, उल्टा होगा, तो इसको लिख सकते हो कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तभी ये सब थोड़ा थोड़ा लिख लो कि के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, इसमें लिखो इफ ए नंबर ऑफ चार्जेज, इफ ए नंबर ऑफ चार्जेज आर इंटरेक्टिंग
interacting force between two charges, force between two charges is, ठीक है, not affected by presence of other charges, by presence of other charges। बहुत सारा चार्ज है, मान लो यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरह से है, ठीक है, बहुत सारा चार्ज है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अगर आप किसी दो चार्ज, मान लो कि ये दोनों, ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, ओके, इस दोनों के बीच फोर्स जो लग रहा था, इधर कितना लग रहा था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इधर लग रहा था, मान लो ये प्लस प्लस चार्ज है, इधर कितना फोर्स लग रहा था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मान लो अब ये आ गया Q3 Q4 Q5, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इफ ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, बहुत सारा चार्ज है जो आपस में क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, मतलब इस दोनों के बीच जो फोर्स पहले लग रहा था वही अभी लगेगा, इसके प्रेजेंट ना रहने से या होने से, है ना, ये प्रेजेंट हो नहीं हो, इससे इस दोनों के बीच का कोई फोर्स अफेक्ट नहीं होगा। कहने मतलब इसके बीच भी वही सेम चीज, इसके बीच जो फोर्स लगेगा, इसके प्रेजेंट होने से इसके दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब वो अभी भी फोर्स लगेगा Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर, और डायरेक्शन जो होगा वही होगा। मतलब अगर ये मान लो ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये रहा, ये रहा, ठीक है, इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो दूसरे चार्ज की वजह से अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये पहला बोला गया है, और इसी में बोला गया फिर से, है ना, एंड ओके, फोर्स experienced by है ना चार्ज, है ना, ड्यू टू ऑल, है ना, इसको लिख लो यहाँ पे नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेज इज vector sum of individual forces, यानी कि अगर मुझे इस पे Q1 किसी एक चार्ज में फोर्स लिखना है, Q2 है, यहाँ पे Q3 है, Q4 है, तो इसके वजह से फोर्स लिख लो, फिर इसके वजह से भी फोर्स लिख लो, मान लो इसकी वजह से F1 है, इसके वजह से F2 है, इसके वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है F3। तो अगर हम नेट फोर्स लिखें तो वेक्टर सम करेंगे, यानी कि F1 वेक्टर, F2 वेक्टर का F3 वेक्टर, मतलब वेक्टर सम करेंगे और कुछ नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बोलता है क्या कि दो फोर्स के बीच जो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा, दूसरे चार्ज के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही फोर्स लगेगा। लेकिन और अगर बहुत सारा चार्ज है, अगर नेट फोर्स मुझे किसी एक चार्ज पे लिखना है तो मुझे वेक्टर सम करना पड़ेगा सभी फोर्स का। क्लियर है, समझ में? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे क्वेश्चन करते हैं, मान लो कि ऐसे करके ट्रायंगल है, इस पे Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, सेपरेशन A है और ये भी A है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मुझे इस पे फोर्स लिखना है, सब पॉजिटिव चार्ज है, ओके, मुझे फोर्स इस पे लिखना है, नेट फोर्स लिखना है। क्लियर है, तो मुझे पता चल गया कि ये प्लस Q चार्ज है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइन है, ऐसे फोर्स लगेगा, है ना, F। ये भी इस पे लगाएगा, इधर F लगाएगा कि नहीं? तो इसने जो लगाना था इस डायरेक्शन में वो लगाएगा Q स्क्वायर। इस दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, A स्क्वायर। इस दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, F इक्वल टू Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ठीक है, पीछे का सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लग रहा है फोर्स, है ना, प्लस प्लस है तो रिपेल कर रहा है, और
थर्ड स्टेप में मुझे नेट फोर्स लिखना है, तो ये इक्विलेटरल है तो 60 है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री है। तो नेट फोर्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। फोर्स क्या है, वेक्टर है। तो इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है कि मोर देन वन फोर्स लग रहा है, मोर देन वन फोर्स लग रहा है, टू फोर्स लग रहा है। तो वहां बताए थे कि फिर नंबर ऑफ चार्जेज है ना, मतलब 2 चार्ज से ज्यादा हो। तो अगर 2 चार्ज से ज्यादा है तो इस पे एक फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे 2 फोर्स लग रहा है। तो अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो क्या करना है, वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम मतलब ये 2 वेक्टर है, एफ वेक्टर, इधर भी एफ वेक्टर, दोनों के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो नेट फोर्स वेक्टर आपको पता है, ये अगर नेट निकालते हो वेक्टर एडिशन करते हो तो सिंपल है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2FF इंटू कॉस 60 डिग्री। यहां से नेट फोर्स आ गया। बात समझ में आया? तो ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि मान लो कि ये स्क्वायर है, ए साइड है, ए साइड है, ए साइड है, ए साइड है। ओके, मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू क्यू। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड आउट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज, कोई भी कॉर्नर पे जो है। तो मुझे पता चल गया कि ये क्यू चार्ज इधर लगाएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, सब प्लस चार्ज है, रिपेल करेगा ऐसे। तो ये लगेगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये क्यू चार्ज इधर लगाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा इधर, है ना, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना है, √2 है। तो डायगोनली लगाएगा के क्यू स्क्वायर, √2a की स्क्वायर करोगे क्या होगा, 2a स्क्वायर। तो अभी जो तुम्हारा नेट फोर्स लिखोगे क्या करोगे, वेक्टर एडिशन करोगे। अगर वेक्टर एडिशन करोगे तो इधर तुम देखो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, इधर तुम देखो तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, इधर तुम देखो तो के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर है। तुम देख सकते हो ये कितना एंगल है, 45 डिग्री, क्योंकि डायगोनल है। ठीक है, तो ये भी कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, मतलब ये इसके साथ, है ना, इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ये फोर्स। ओके, अब देखो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल, दो वेक्टर अगर इक्वल हो, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसका रिजल्टेंट और 90 डिग्री हो, है ना, इक्वल हो और 90 डिग्री हो, तो हम उसका रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ से देखो तो ये डायगोनल होगा। डायगोनल होगा तो एंगल यही निकालोगे ना। मान लो मुझे ये एंगल निकालना है कि उसका रिजल्टेंट जो है, मतलब एफ और एफ का रिजल्टेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है। तो ये अगर एफ है तो ये भी तो एफ है, क्योंकि ये एफ है ना, तो ये एफ हो गया। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी बाय बी, मतलब एफ बाय एफ। तो कितना हो गया 1, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, है ना। इसका मतलब इस दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट भी जो है वो इधर ही जाएगा, मतलब इसके अलोंग ही जाएगा। अच्छी चीज बताओ मुझे, अगर यहाँ पे 2Q कर दें और ये Q ही रहने दें, क्या इस दोनों का रिजल्टेंट क्या डायगोनल के अकॉर्डिंग जाएगा, मतलब 45 डिग्री एंगल बना के जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैंने, मान लो कि ये सपोज इसको मैंने 2F कर दिया, तो अब टेन थीटा जब लिखोगे तो P बाय B लिखोगे तो 45 डिग्री नहीं आएगा। 45 डिग्री नहीं आएगा तो इस दोनों का रिजल्टेंट कहीं नहीं आएगा, इधर या फिर इधर ज्यादा बनेगा, इधर बनेगा, तो अलोंग तो नहीं आएगा, बट अभी आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने देख लिया कि जो इसके वजह से जो फोर्स लगा वो इधर लगा के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, और इस दोनों का रिजल्टेंट भी इसी के अलोंग आया। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √2f, मतलब √f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, है ना। तो 90 डिग्री एंगल है ना, तो कितना हो जाएगा √2f, f का वैल्यू कितना है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब ये एक वेक्टर और ये भी एक वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना है 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री में क्या होता है, दो वेक्टर को सम ऐड कर देते हैं, 180 डिग्री होता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो दोनों 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा। तो हम यहां से लिखेंगे √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। सिंपल, बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को वेक्टर एडिशन करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, जैसे अगर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर से दें, अगर हम बोले इस तरह से, है ना,
क्यू क्यू क्यू, है ना, क्यू क्यू क्यू, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, लेकिन तुम्हें बस वेक्टर आना चाहिए सम करने, और कुछ नहीं, सिंपल सा वेक्टर सम करना है मुझे। क्यू, फिर से वही लेते हैं हम, क्यू क्यू क्यू, ओके। एक ले लो यहाँ पे माइनस क्यू, ओके, ये ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पूछा गया है कि इसके सेंटर पे मान लो कि +2 कूलम चार्ज फोर्स रख दिया, बोला फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय +2 कूलम चार्ज, ओके। अब तुम देखो ये है ना रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, तो ये प्लस क्यू इधर फोर्स लगाएगा, इधर ये क्यू चार्ज इस पे रिपेल करेगा, तो इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर सब आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना हो गया, 0, ओके। अब हम फिर से अगर तुमसे यहाँ पे पूछे बताओ नेट फोर्स क्या होगा, तो डिफरेंस क्या है समझना सिर्फ कि ये जो है ना अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इधर लगाएगा, ये क्यू चार्ज इधर लगाएगा, माइनस क्यू चार्ज इधर लगाएगा, ओके। तो अब क्या होगा, ये देखो ये के क्यू इधर ये एफ लगाया, है ना, और ये भी अभी एफ ही है ना। एफ इक्वल टू क्या है यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस ए है। अभी तुम देखो तो, और ये फोर्स कितना है, ये है के क्यू स्क्वायर, ये √2a है, तो 2a स्क्वायर। अभी तुम देखो एक वेक्टर इधर है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इधर भी है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ओके, और इधर है के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, क्लियर है। तो ये जो फोर्स लगाएगा वो डायगोनल लगाएगा, मीन्स दिस इज 45, ये भी 45, तो ये भी 45 डिग्री, मीन्स दिस इज 45 डिग्री, क्लियर है। अब कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, तुम देखो ये 90 डिग्री है, इसको मान लो x, इसको मान लो y, ठीक है। तो इसको रिजोल्व कर लो, इस चीज को रिजोल्व कर लो, एक इधर रिजोल्व होके क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर कॉस 45 डिग्री, और इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर साइन 45 डिग्री। अब तुम देखो ये और ये दो वेक्टर क्या हो गया, सेम एंगल है, मतलब 0 डिग्री है, सॉरी सेम डायरेक्शन है, तो 0 डिग्री है, तो इधर दोनों ऐड हो जाएगा और उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, ऊपर ही रहेगा, 0 डिग्री एंगल सम होगा। तो इधर कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर कॉस 45 हो गया 1/√2। अब इसमें और इसमें देखो कितना एंगल है, 180 डिग्री। तो हमेशा ट्राई करो पहले 0 डिग्री 180 डिग्री को सॉल्व करने, मतलब रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व कर दिया तो पहले 0 डिग्री और 180 डिग्री को सॉल्व करो, उसके बाद 90 डिग्री वाला करना, अपने आप बाद में तुमको 90 डिग्री वाला बचेगा, दो वेक्टर के बीच एंगल 90 बचेगा। ये हो गया। अब ये देखो ये और ये, तो मान लो इधर हो गया, तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री एंगल है, तो कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर साइन 45 1/√2, है ना, 90 डिग्री एंगल है। अब इसको सॉल्व करते रहो, है ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट अंडर, है ना, रिजल्टेंट निकाल दोगे, इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा। तो सिंपल है, तो सिंपल हम वेक्टर ही अभी कर रहे हैं और इसमें कुछ नहीं है, सब वेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलो और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लो ये है 1 कूलम, ये भी है 1 कूलम, ये है 2 कूलम, ये है 3 कूलम, ओके। मान लो कि ये ओरिजिन है, ये है 1 मीटर पे, ये है 2 मीटर पे, ये है 3 मीटर पे, ऐसे ऐसे, इसको ले लो -2 कूलम, क्लियर है। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट द फोर्सेस, मतलब 1 -2 3 ऐसे चलता जाएगा, है ना, मतलब फिर इसके बाद आएगा -4, फिर आ जाएगा +5, फिर आ जाएगा -6, ऐसे, मतलब जो नेगेटिव वाला टर्म है माइनस, जो इवन नंबर है वो नेगेटिव है, और जो ये है वो पॉजिटिव है, ठीक है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट नेट फोर्स, है ना, एक्सपीरियंस्ड बाय +1 कूलम चार्ज, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, निकाल सकते हो, एक बार ट्राई करो फिर देख लेना। देखो फोर्स अभी जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 कूलम चार्ज पे ये 1 कूलम जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, रिपेल करेगा,
तो इधर को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा के 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। फिर इसको लिखेंगे तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसको पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव, तो माइनस हो गए के 1 इंटू 2 2 बाय 2 स्क्वायर, फिर प्लस के 3 बाय 3 स्क्वायर, फिर इस तरह से हो जाएगा माइनस के इंटू 4 स्क्वायर डैश डैश डैश, है ना, इन्फिनिटी तक। ओके, तो अब क्या होगा, के इंटू 1 के माइनस ये क्या हो जाएगा 2 2 के बाई 2 3 3 प्लस के बाई 3 माइनस के बाई 4 डैश डैश डैश। बात समझ में आया। फिर इसको के को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 डैश डैश डैश। अब ये कौन सा सीरीज है पकड़ सकते हो, देखो थोड़ा सा इस इधर देखो, log 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये ठीक है। तो अगर ऐसा है तो यहां से देखो, अगर यहाँ पे तुम देखो इस तरह से देख सकते हैं इसको, log 1 प्लस 1 करते हैं तो x का वैल्यू कितना हो गया 1। तो यहाँ पे इस सीरीज में 1 रखो, अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 3, देखिए यही तो है, यहाँ पे रखो ना, x का वैल्यू 1 रख दो, यहाँ पे रखो, तो ये सीरीज तुमको पूरा आ जाएगा, है ना। तो log क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा k log 1, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा वो, यहाँ देखो 1। इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे तो यही वाला टर्म आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा k log 2। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे, है ना। पहला क्वेश्चन इसके पहले कराया मैंने लॉग पे, है ना, लॉग सीरीज पे। तो मान लो कि ये ओरिजिन है, ओके, यहाँ पे मैंने 1 कूलम चार्ज रखा, ठीक है, यहाँ भी मैंने 1 कूलम चार्ज रखा, और यहाँ से ओरिजिन से 1 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे 2 कूलम चार्ज रखा, ठीक है, और यहाँ पे 2 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ से, फिर यहाँ पे 4 कूलम चार्ज रखा यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पे, ओके। इसी तरह से यहाँ पे 8 कूलम चार्ज रखा यहाँ से 8 मीटर डिस्टेंस पे, मतलब हर एक से तुम देखो तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई करो, इस तरह से, क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आउट नेट फोर्स, है ना, फाइंड आउट नेट फोर्स experienced by 1 कूलम चार्ज, है ना, जो कि ओरिजिन पे है। इस पे निकालना है, इस पे नहीं, इस पे निकालना है, ओके। तो सब प्लस प्लस चार्ज है, तो ये 1 कूलम चार्ज फोर्स इधर लगाएगा, 2 कूलम चार्ज फोर्स इधर लगाएगा, 4 कूलम चार्ज फोर्स ऐसे, सब ऐसे लगाएगा, है ना। तो सुपरपोजिशन से मुझे पता है कि वेक्टोरली मुझे ऐड करना होता है, और सभी वेक्टर के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री। अगर 2 वेक्टर के बीच 0 डिग्री एंगल होता है तो नेट कैसे निकालते हैं, सम करके। तो सभी को हम क्या करेंगे, सम करते जाएंगे। तो करो, तो नेट फोर्स जो भी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, k 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस k, इसके वजह से लिख दिया, अब इसकी वजह से 2 इंटू 1 डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस के 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर प्लस के 8 इंटू 1 डिवाइड बाय 8 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से ये इन्फिनिटी तक है, कहां तक है, इन्फिनिटी तक। अभी यहां से देखो तो ये आ गया k प्लस ये कैंसिल आउट तो k बाई 2 प्लस ये कैंसिल आउट तो k बाई 4, ये कैंसिल आउट तो ये हो गया k बाई 8 प्लस डैश डैश डैश। अब देखो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं कि जो देखो ऐसे मान लो इस तरह का टर्म हो 2 4 8 10 सॉरी 16, इस तरह से हो, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है या नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म जो होता है फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, मतलब आगे वाला टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करो 4/2। इसके आगे वाला टर्म कौन है 8, इसका पीछे वाले टर्म से डिवाइड करो 4, इसके आगे वाला कौन है 16, इसके पीछे वाले से डिवाइड करो 8।
सबका जो होना चाहिए, इसका मान लो 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, ये जो डिवाइड में जो भी आंसर आ रहा है वो सेम होना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन रेशियो। तो इस तरह के सीरीज को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अगर ये इंफिनिटी तक होता है तो जो इंफिनिटी टर्म तक को जब हम जोड़ेंगे, अगर वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हो, तो हम लिखेंगे a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ए क्या है? ए है मेरा फर्स्ट टर्म, है ना, और आर क्या है? मेरा कॉमन रेशियो, जो कि हम यहां बात कर रहे हैं। ओके, अब यहां से तुम देखो, ये इसको चेक करो, ये जीपी में है कि नहीं। ये आगे वाला टर्म डिवाइड बाय ये करो, तो k बाई 2 डिवाइड बाय के 1 बाय 2। फिर ये और ये आगे वाला टर्म मतलब k बाय 4 डिवाइड बाय k बाय 2, 2 बाय k हो गया, k 1 बाय 2। फिर k बाय 8 डिवाइड बाय k बाय 4, है ना, 1 बाय 2। मतलब ये कॉमन रेशियो मेरा कितना आ गया? 1 बाय 2। कॉमन रेशियो कितना आ गया? 1 बाय 2। इसका मतलब ये जीपी में है, और मैंने इन्फिनिटी तक बोला था इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस पे टोटल सम जो होगा, है ना, फोर्स का, अभी तुम देखो, ये एक काम करो, ये जो के बाई 2 है ना, इस तरह से फोर्स तुम्हारा निकल गया ना वो, तो ये कितना आ गया? 1 बाय 2 आ गया। तो फर्स्ट टर्म ए बटे 1 माइनस आर, ये क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन है? के। तो यहाँ पे लिख लेंगे के 1 माइनस, कॉमन रेशियो कितना है हुआ? 1 बाय 2, तो 1 बाय 2। 1 माइनस 1 बाय 2 कितना हो गया? 1 बाय 2, 2 ऊपर चला गया, कितना आ गया? 2k। आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे था। इसके पहले किस पे था? लॉग पे था। तो चलो देखो, अब नेक्स्ट में देखो इक्विलिब्रियम पे हम प्रॉब्लम करेंगे, है ना। प्रॉब्लम ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि यहां पे +1 कूलम चार्ज है, यहां पे +4 कूलम चार्ज है। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट पोजीशन वेयर -2 कूलम चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इक्वल टू 0। कौन? -2 कूलम। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं -2 कूलम चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। अगर -2 कूलम चार्ज इक्विलिब्रियम में हो तो उस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल इज 0। ओके, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में पहले बता रहे हैं, इसमें तुम 3 पोजीशन खोजोगे। एक तो इसके बीच में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है यहां पे हो जाए, हो सकता है यहां पे हो जाए। तो 3 पॉसिबिलिटी है। तो चेक करने का क्या तरीका है, ये देखो। मान लो कि मैंने यहाँ पे कहीं पे -2 कूलम चार्ज रख दिया, यहाँ पे भी रख दो, 3 पॉसिबिलिटी को ऐसे करके रख लो। ओके, अब यहाँ पे देखो, +1 कूलम चार्ज जो है -2 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा अट्रैक्ट करेगा, +4 कूलम -2 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, -2 कूलम 4 कूलम जो है -2 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, और ये भी अट्रैक्ट करेगा। +1 कूलम अट्रैक्ट करेगा, 4 कूलम भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये मान लेते हैं कि ये F1 है और ये F2 है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, 2 वेक्टर है जो कि फोर्स है, 0 डिग्री एंगल है। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करके। तो जब ये ऐड करेंगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा ही, तो 0 पॉसिबल है ही नहीं। ऐड कर रहे हैं ना, 2 नंबर को ऐड करके 0 पॉसिबल तभी है जब दोनों 0 हो, तभी ना 0 हो सकता है। F1 भी 0, F2 भी 0 है, 0 + 0 0। अदर ऑप्शन में और कुछ हो नहीं सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है और ये भी नहीं है। यहाँ पे अगर देखो तो ये F1 है, ये F2 है। तो यहाँ पे F1 अगर तुम देखो तो 180 डिग्री एंगल है, एक इस डायरेक्शन उस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स क्या लिखोगे? F1 - F2। तो F1 - F2 सब्ट्रैक्ट होके मे बी वो 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो यहां से मान लेते हैं ये X पोजिशन पे है, तो यहां से क्या हो जाएगा?
L माइनस एक्स। ओके, तो अगर हम 2 कूलम चार्ज पे फोर्स देखें, नेट फोर्स, तो क्या है F1 माइनस F2, क्योंकि इक्विलिब्रियम किसका बात हो रहा है, -2 कूलम का, इसीलिए तो F1 माइनस F2। तो अभी हम बात कर रहे हैं F1 माइनस F2, तो क्या लिखेंगे K1 इंटू 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस K2 इंटू 4, अब ये L माइनस एक्स है तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उसने बोला कि नेट फोर्स जो है -2 कूलम पे कितना है, 0, तो इसको 0 पुट कर दो। तो अब क्या आ गया आंसर, K1 इंटू 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, K2 इंटू 4 डिवाइड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, K2 कट गया, इसको इधर लेके आ जाओ तो तुम देखोगे ये आ जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके, तो अब तुम देखो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, L माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अब क्या होगा, इसको स्क्वायर अगर यहां से हटा दें तो रूट आ गया, ये हो गया 2, है ना, इधर क्या आ गया तो 2x हो गया, ये हो गया L माइनस एक्स, उधर गया तो क्या हो गया 3x इक्वल टू L, x इक्वल टू हो गया L/3। तो हम बोलेंगे यहां से L/3 पोजीशन पे अगर रखेंगे तो चार्ज पार्टिकल तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा, है ना, -2 कूलम। इधर से बोल लो L/3, उधर से बोल लो 2L/3। ओके, बात बराबर है, समझ में आया? अच्छा एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे +2 कूलम चार्ज का बात करते हैं इसमें, तो क्या होगा, कुछ नहीं, वही पोजीशन होगा। क्यों? क्योंकि 1 कूलम क्या करेगा +2 कूलम को रिपेल, +4 कूलम +2 कूलम को क्या करेगा, रिपेल। अगर रिपेल करेगा तो 180 डिग्री एंगल बनाएगा, ये F1 है, ये F2 है, 180 डिग्री एंगल है, तो F1 माइनस F2 हो गया। तो अगर F1 माइनस F2 हो गया, फिर से यहाँ पे सेम रिजल्ट आएगा। ओके, क्योंकि फिर से वही करोगे x L माइनस एक्स, फिर यही करोगे तो आंसर यही आएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से हो गया। अब समझो, अब इसको चेंज कर दो, है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन में ये क्या करो, अब देखो, अब यहां पे जो तुम या 4 कूलम है, माइनस इसको कर दो, -1 कूलम कर दो, ये 4 कूलम था, ये 1 कूलम था, -1 कूलम कर दो, और क्वेश्चन सेम है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। अब बताओ क्या होगा, -1 कूलम +4 कूलम और लेंथ है L, बताइए। सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पोजीशन वेयर, है ना, +2 कूलम या -2 कूलम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, मान लो +2 कूलम। ठीक है, फिर से चेक करो 3 पोजीशन। अब जब करोगे अच्छे समझना, ये अच्छा समझना, ये रहा, तो 3 फिर से पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक इसके बीच में, एक इधर हो सकता है, थर्ड इधर हो सकता है। अब इसके बीच में +2 कूलम चार्ज रख के देखो, तो -1 कूलम अट्रैक्ट करेगा, +4 कूलम इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब इस डायरेक्शन में, ये अट्रैक्ट करेगा मतलब इस डायरेक्शन में, दोनों क्या हो गया, सम हो गया। नेट फोर्स निकालेंगे, दोनों को ऐड करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। अब इधर आओ, अब यहां पे अगर तू +2 कूलम रखोगे तो इसको रिपेल करेगा, ओके, -1 कूलम इसको अट्रैक्ट करेगा। यहां पे देखो +2 कूलम पे -1 कूलम अट्रैक्ट करेगा, +4 कूलम रिपेल करेगा। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ओके, तो मुझे क्या पता कौन सा होगा, है ना। अब बताओ उसमें से कैसे डिसाइड करेंगे कि ये होगा या फिर ये होगा, बताओ, सोचो, थोड़ा सोचो। देखो, अगर हम बात करें, समझना, अगर हम इस पोजीशन का बात करें, सामने वाला का, इधर 1 कूलम का और 4 कूलम का, ठीक है, अब समझना 4 कूलम पे यहां पे जो भी तू फोर्स लिखोगे, ठीक है, तो इसके वजह से क्या लिखोगे, K4 इंटू 2, मान लेते हैं कि ये x है, ये डिस्टेंस x है, तो x² लिखोगे। अब इसके वजह से, है ना, अब -1 की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लिखोगे 2 पे, वो लिखोगे K1 इंटू 2 डिवाइड बाय x प्लस L का होल स्क्वायर, इसके बीच का डिस्टेंस L है, ये x है। ठीक है, अब ये वाला देखना थोड़ा, देख, ये ऊपर वाला वैल्यू
जो है ये हमेशा ग्रेटर होगा ऊपर वाला, क्योंकि चार्ज इसका ज्यादा है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2, इसके साथ करेंगे 1 × 2, तो 4 कूलम ज्यादा चार्ज है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसके कंपेयरिंग में, ऊपर वाले से, ऊपर वाला का भी कंपेयर करो, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, और ये वाला पार्ट है, इसका ज्यादा है ना। अब नीचे वाला में आओ, ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर में। तो अगर हम सिर्फ न्यूमरेटर का कंपेयर करें तो कौन बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब F1 इसको मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, तो F1 इज ग्रेटर देन F2 अगर हम इसको सिर्फ कंपेयर करें तो। बस समझ में आया। अब डिनोमिनेटर करो। अब तुम देखो तो डिनोमिनेटर में देखो ये x² है और ये x + l² है, तो इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है। अगर इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका डिनोमिनेटर कम है ना, जैसे मान लो 1/2 1/3, तो ये ग्रेटर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है। ओके, तो वही बात हो गया कि x² है, ये x + l² है। अगर इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये टोटल वैल्यू F1 बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर के वजह से भी F1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूमरेटर की वजह से भी F1 ग्रेटर हो रहा है। इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर होगा इससे, पॉसिबल ही नहीं है कि ये कभी इससे एक्सीड कर जाएगा। मतलब F1 इज ग्रेटर देन F2 ऑलवेज। ओके, तो क्वेश्चन इधर क्या होता है, इधर चेक कर लो। इधर जब तुम x करोगे, ठीक है, तो मान लो ये x है, इसके क्या लिखोगे, k1 × 2/x²। उसके वजह से क्या लिखोगे, k4 × 2 × 4 है ना, डिवाइड बाय l + x²। तू देख, अब न्यूमरेटर देख, न्यूमरेटर के वजह से ये जाता है, ये मान ले ये F2 है, ये F1 है, तो न्यूमरेटर की वजह से F2 ग्रेटर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर ज्यादा है इससे। और डिनोमिनेटर देखो तो इसका डिनोमिनेटर कम है, तो डिनोमिनेटर की वजह से F1 ग्रेटर है क्योंकि डिनोमिनेटर कम है। तो एक की वजह से ज्यादा है ये और एक की वजह से ज्यादा है ये, तो हाँ ये कहीं ना कहीं है ना, दोनों आपस में क्या हो सकता है, कैंसल आउट हो सकता है। तो ये होगा, तो मुझे कैसे पता चले, इतना करना पड़ेगा नहीं, सिंपल। जो मैग्नीट्यूड, जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, जैसे ये 1 कूलम है, 4 कूलम है, जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, ऐसे डायरेक्ट याद रखो, जो स्मॉलर चार्ज होगा है ना, उसके बगल में बस इक्विलिब्रियम होगा। कब, जब मेरा पॉसिबिलिटी बनता है चार्ज के इस साइड और उस साइड। ये कब बनता है सर, जब ये अनलाइक चार्ज हो। पीछे देख, पीछे मैंने जब बताया तो तुम्हें +1 कूलम चार्ज और यहां बताया था +4 कूलम चार्ज, दोनों क्या था, लाइक चार्ज। तो इसके बीच में तू चाहे तो +2 कूलम रखो, चाहे -2 कूलम रखो, ये दोनों के दोनों चार्ज, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, इस दोनों, अगर ये लाइक चार्ज है तो इसका इक्विलिब्रियम तुमको बीच में ही मिलेगा, इधर और इधर नहीं मिलेगा। बात समझ में आया। अगर ये अनलाइक चार्ज हो गया, मतलब -1 +4 कूलम, तो तुम्हें इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, उस साइड या फिर इस साइड। उसमें मुझे कैसे पता, वो जो सबसे कम चार्ज होगा, इस दोनों में सबसे चार्ज कम किसका है, -1 कूलम, मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा देखना है, यानी कि सर अब ये अगर हम बोलें कि ये -2 है और ये -1 है, तो कौन ग्रेटर, सर ये ग्रेटर नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज कौन ग्रेटर है, ये, और ये कम है, तो इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, इस साइड। पूरा समझ में आया है ना, डायरेक्ट इस तरह से याद रख सकते हो, क्लियर है। तो तुमको इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, जहां मैं चार्ज का स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, -1 4 कूलम में, कौन स्मॉलर, ये, तो इसके बगल में मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से, है ना, फिर इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया, मान लो कि ये तुम्हारा हो गया +4 कूलम, ठीक है, ये हो गया -1 कूलम। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया +2 कूलम, ये हो गया x और ये हो गया l + x। ओके, तो अभी तुम देखो तो ये हो गया -1, इसके बीच का फोर्स जो होगा वो होगा k2 × 1/x²। इसके बीच जो फोर्स होगा k4 × 2/l + x²। ओके,
तभी K2 कट गया, इधर आ गया, तो फिर से वही करेंगे L प्लस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको हटा देंगे, रूट अंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L प्लस एक्स बाय एक्स, इधर लेके जाओ तो L प्लस एक्स इक्वल टू 2x, उधर गया तो x इक्वल टू L, मतलब L पोजिशन पे। बात समझ में आया? समझ में आ गया कैसे इक्विलिब्रियम निकालते हैं? ठीक है। अनलाइक चार्ज में जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा उसके बगल में इक्विलिब्रियम मिलेगा तुम्हें, और अगर ये लाइक चार्ज होगा और मुझे तुम्हें थर्ड चार्ज के बारे में इक्विलिब्रियम ढूंढना है कि वो थर्ड चार्ज जो होगा उस पर नेट फोर्स 0 होगा, वो कहां पे होगा? अगर ये लाइक चार्ज होगा तो बीच में। ठीक है, पूरा समझ में आ गया थर्ड सिस्टम? तो ये कहानी है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। अब एक क्वेश्चन और लिखो। चलो अब एसएचएम से थोड़ा जोड़ लेते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ओके, और ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट बी, ठीक है, पोजीशन वेयर +1 कूलम चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, मुझे एक चीज बताओ, अगर हम यहां इसको प्लस ले लो, सॉरी, ठीक है, प्लस क्यू ले लो। अब इसके लिए तो पता चल गया कि अगर इसको सॉल्व करो, है ना, एक्स निकालोगे तो इसके बीच में ही आएगा इक्विलिब्रियम, जहां की नेट फोर्स क्या होगा? 0। ठीक है सर, नेट फोर्स 0 हो गया, इस पे +1 कूलम चार्ज। अब ये मुझे बताओ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल मुझे कैसे पता है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, जो थोड़ा वर्क एनर्जी में था? देखो स्टेबल, देखो कोई भी तुम जो एसएचएम पढ़ते हो, है ना, मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। तो हम मीन पोजीशन कैसे जानते हैं कि मीन पोजीशन है? तो तुम्हें पता है कि वहां पे नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। और कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल। तो पहली बात तो फाइंड आउट द पोजीशन वेयर +1 कूलम चार्ज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये नेट फोर्स 0 है। अब ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये मुझे कैसे पता? ओ हाँ सर, तो देख लेते हैं एक बारी, है ना। तो स्टेबल के लिए क्या करते हैं समझो, तुम जब भी एसएचएम में पढ़ते होगे तो मीन पोजीशन जो तुम्हारा होता है वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे जानते हैं? जब इसको थोड़ा सा तुम पार्टिकल्स को इधर लेके आओगे तो उसमें फोर्स हमेशा किधर लगेगा? मीन पोजीशन की तरफ, तभी तो वो वापस आएगा। जैसे मान लो इधर आएगा तो फोर्स इधर लगा, जा इधर रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिक्रीज करता जाएगा, एक टाइम 0 हो जाएगा, फिर वो वापस आएगा। तो फोर्स हमेशा किधर लगना चाहिए? नेट फोर्स किधर लगना चाहिए? हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, तभी उसको वापस करके आएगा। तो उसी को हम लोग बोलेंगे वो है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये चेक करोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर नहीं है, चेक करो। मान लो कि इसको थोड़ा सा इधर खिसका दो, चाहे तुम इधर भी खिसका सकते हो, इधर खिसका लो, इधर खिसका लो, ठीक है। तो अभी जब इसके बीच +1 कूलम जब करोगे तो इसके बीच जो फोर्स लिखोगे वो लिखोगे KQ1 बाय ये जो डिस्टेंस होगा x², इसके बीच जो फोर्स लिखोगे वो लिखोगे KQ1 बाय इसके बीच का ये डिस्टेंस है ना, ये वाला x' मान लो, x'²। कौन ज्यादा? देखो ये ऊपर वाला तो सेम है ना, तो x छोटा हो गया ना, x' इससे छोटा हो गया, तो ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया। कौन सा फोर्स ज्यादा हो गया? इसका वाला। और ये फोर्स किधर लगा रहा है? इधर। और ये फोर्स किधर लगा रहा है? इस पे। ये हो गया मान लो F1, ये हो गया F2, दिस इज F1, दिस इज F2। तो जैसे ही इसको इधर लेके गए तो इसके बीच का सेपरेशन कम हो गया, इसके बीच का सेपरेशन बढ़ गया, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो इसका जो है डिनोमिनेटर वो बढ़ गया एक्चुअल में, और ये इसका घट गया। घटा तो फोर्स कौन बढ़ गया? इसके वजह से फोर्स बढ़ गया। तो नेट फोर्स किधर होगा? ये जो +2 कूलम चार्ज फोर्स लगा रहा है F1 इधर, और ये जो लगा रहा है F2 इधर, तो नेट फोर्स हुआ इधर F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। तो ये जो नेट फोर्स 0 है यही तो मीन पोजीशन है। तो ये जो नेट फोर्स इस पे लगा थोड़ा सा खिसकाने पे,
वो किधर लगा, मीन पोजीशन की तरफ, मतलब यहां से इसको छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा, वापस आएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर जैसे ही ये इधर आएगा तो इसके बीच का सेपरेशन कम हो गया, तो ये डोमिनेट कर जाएगा प्लस क्यू, तो ये इस पे फोर्स किधर लगा रहा है, इधर, और ये किधर लगा रहा है, इधर, और ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, ये कम है, तो नेट फोर्स उधर, तो फिर जैसे ये इधर आएगा फिर ये उसको धक्का देगा उधर, तो ये करेगा टें 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 टें, दैट मीन्स इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो पॉइंट है नेट फोर्स 0 जहां पे लिखे हैं, दैट मीन्स इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे सर, इसका मतलब अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है सर, तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एसएचएम कर रहा है सर, उधर गया फिर नीचे आया फिर ऐसे किया ऐसे किया, तो क्या सर हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो सेम प्रोसेस होगा जो टाइम पीरियड हम लोग वहां पे निकालते थे। टाइम पीरियड के हम लोग क्या करते थे, बोलो? टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, है ना? टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं बुआ, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके बीच में इक्विलिब्रियम है, ओके, तो यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है, ओके, यहाँ नेट फोर्स 0 है। तो हम क्या करते हैं, समझो, जो लिखते हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए हम करते क्या है, हमेशा बेसिक एक ही चीज करते हैं बार बार, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मीन पोजीशन, ये रहा सर मीन पोजीशन। उसके बाद उसको डिस्प्लेस्ड करो, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड इट बाय स्मॉल डिस्टेंस x, थोड़ा सा x डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड कर दिए, यहां से आगे आ गया यहाँ पे, ठीक है? ये रूल होता है टाइम पीरियड लिखने का, हर जगह जहां भी तुम टाइम पीरियड लिखोगे, स्प्रिंग ब्लॉक, सब जगह सिंपल सा फंडा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है, जहां नेट फोर्स 0 होता है। फिर क्या करें सर, उसको थोड़ा डिस्प्लेस्ड करो, एक्स पोजीशन कर दिए सर, और वहां जैसे डिस्प्लेस्ड करके वहां पे लिख लो आप नेट फोर्स क्या होगा वो लिखो। तो नेट फोर्स क्या होगा, तो ये मान लो कि पूरा डिस्टेंस है आपका L, ठीक है? तो मान लेते हैं ये पूरा डिस्टेंस L है, तो यहां से मान लेते हैं कि ये x है, ओके, ये पूरा x है, ये x क्यों है, इसे डायरेक्ट लिख देते हैं ना, ये यहां से x तो माने ही है, ठीक है? ये है मेरा मिड पोजीशन से यहां तक L/2, ठीक है? तो ये जो फोर्स लगाएगा प्लस क्यू, वो लगाएगा इधर +1 कूलम चार्ज पे, और ये रिपेल करेगा। तो नेट फोर्स जो लिखेंगे इसके वजह से मान लेते हैं ये F1 है, ये F2 है, ठीक है? तो लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू F1 माइनस F2, है ना? अब F1 माइनस F2 कितना लिखेंगे, F1 का अगर वैल्यू लिखेंगे तो वो लिखेंगे KQ इंटू 1 डिवाइड बाय L/2 प्लस x का होल स्क्वायर, माइनस F2 जब लिखेंगे इधर वाला वो लिखेंगे KQ इंटू 1, है ना? अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, L/2, ये मिड पॉइंट है, तो ये x है ये वाला, तो L/2 माइनस एक्स ये आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब यहां से क्या करेंगे, KQ कॉमन ले लेंगे, ठीक है? तो ये इसको एलसीएम ले लो, L/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा L/2, है ना, माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस L/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? तो यहां से आपका नेट फोर्स कितना आ जाएगा बताओ, KQ। अब यहां से देखो A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां भी लिखेंगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के साथ, तो A स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, यहां बचेगा 2AB। ऐसे देखो A माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB माइनस माइनस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये जो आ जाएगा देख, तो माइनस है ये, तो कट गया A स्क्वायर, फिर ये माइनस बी स्क्वायर ऑपरेट होगा तो ये कट गया, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2AB माइनस प्लस माइनस 2AB, कितना हो गया माइनस 4AB। तो वही हम बोल रहे हैं KQ, A ये है B ये है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4A कितना हो गया L/2, B कितना हो गया x। समझ में आ गया? अब नीचे वाला जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देख इसको ऐसे लिख सकते हैं L/2 प्लस एक्स, L/2 माइनस एक्स, इसको पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नीचे,
इस पे स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट में रख लिया, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तब यहां से क्या लिखेंगे बताओ, नेट फोर्स लिखेंगे, ये 2 कट गया। ठीक है, तो आ गया के क्यू 2Lx माइनस, है ना, डिवाइड बाय, यहां से देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, फिर इसका होल स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या कहा था, यहां पे बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया था इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना है, छोटा सा x है ना, ये जो x है ये छोटा सा x है, छोटा सा x है। ठीक है, मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ x, मतलब थोड़ा सा इसे डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से। अगर x बहुत ही छोटा है, ये L है इतना बड़ा, इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, L के जगह पे बहुत ही x क्या हो गया, छोटा हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट नहीं, मतलब इसको हटा सकते हैं, इसके कंपेयरिंग में इसको हटा सकते हैं, x बहुत ही छोटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस के क्यू 2Lx। ठीक है, अब ये हट गया तो ये क्या हो गया, L टू द पावर 4, और 4 इंटू इतना 16, 4 16, है ना, ऊपर चला गया। तो अब देख तो L कट गया, ये हो गया L क्यू, तो नेट फोर्स जो आ गया वो क्या आ गया, माइनस के क्यू 32 x बाय L क्यू। समझ में? अब एक चीज बताओ मुझे, अब ये तो तुम्हारा हो गया, मैंने कहा था कि जाकर उसको थोड़ा डिस्प्लेस करो, नेट फोर्स लिखो। ठीक है, अब क्या करें सर, अब इसको कंपेयर करो एसएचएम के इक्वेशन से। एसएचएम के इक्वेशन में तुम क्या पढ़े हो कि अगर ये मीन पोजीशन है तो मीन एसएचएम का जो इक्वेशन होता है वो होता है माइनस के एक्स, वेयर के इज एसएचएम कांस्टेंट, ओके, एंड एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये रहा मीन पोजीशन। ठीक है, अब इसको जो मीन पोजीशन, जो एसएचएम का ओरिजिनल फॉर्मूला है, और इसको कंपेयर करो, तो x क्या है, मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन से ही तो हम लिए हैं, मीन पोजीशन से तो x लिए हैं। हाँ, तो इसको करो तो x तो मिल गया सर। अब ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला, ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। सर ये k और ये k काट दे क्या सर, एक ही तो है क्या सर, नहीं ये k जो है वो है एसएचएम कांस्टेंट, ये है इलेक्ट्रिकल वाला 9 इंटू 10 टू पावर 9 वाला है। ठीक है, तो वो सेम नहीं है। ये पूरा जो वैल्यू आ गया, अगर इसको कंपेयर करो तो ये आ गया तुम्हारा एसएचएम कांस्टेंट। ओके, तो सर टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड जो एसएचएम में होता है वो क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर m बाय के। तो क्या हो गया 2 पाई मास, है ना, मान लो कुछ चार्ज पार्टिकल का मास कुछ भी था, लिख लेना m बाय, है ना। अब k का वैल्यू यहां से लिख लो 32 के क्यू, 32 के क्यू बाय एल क्यू। लो आंसर आ गया टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ना, ओमेगा स्क्वायर, करते हैं ना ये सब, पता होगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम, इस तरह से मानते हैं। फिर यहाँ से ओमेगा इक्वल टू अंडर के बाय एम, ये होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो ये होता है दैट फॉर्मूला, ये होता है। तो जब भी तुम्हें टाइम पीरियड निकालना हो, क्या करो, पहले ढूंढो कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है। अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो फिर वो एसएचएम नहीं करेगा, ऑसिलेशन नहीं करेगा। ओके सर, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मीन पोजीशन, उसके बाद थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड कर देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। अगर नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगेगा तो हम बोल देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और नहीं लग रहा है तो अनस्टेबल है ना। ओके सर, जैसे देखो और एग्जांपल इसमें लेते हैं, ऐसे भी सेम क्वेश्चन लिख लो इसको अच्छे से। ठीक है, मान लो कि ये अभी यही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने कहा कि ये प्लस क्यू चार्ज है, फिर से प्लस क्यू चार्ज है। अब यहाँ पे मैंने -1 कूलम चार्ज रखा है, -1 कूलम चार्ज, तो इसके मिड पॉइंट पे ही मिलेगा। प्लस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स 0 है, तो दिस इज मीन पोजीशन। ओके, अब डिस्प्लेस्ड करो थोड़ा सा। ठीक है सर, इसको डिस्प्लेस्ड करके यहाँ पे लाओ -1 कूलम, इसके बीच का सेपरेशन घट गया, यानी कि डिनोमिनेटर वाला जो एक्स आर स्क्वायर है वो घट गया, तो इसकी वजह से फोर्स बढ़ गया। इसकी वजह से अगर फोर्स बढ़ गया, ये फोर्स किधर लगा रहा है, F1 जो कि ये लगा रहा है, ये किधर लगा रहा है, इधर जो कि
F2, है ना। अभी हम बता सकते हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F2, तो नेट फोर्स किधर लगा, F1 माइनस F2, इधर लगा F1 माइनस F2। अगर नेट फोर्स उधर लगा तो मीन पोजीशन की तरफ तो लगा ही नहीं, वो आएगा नहीं, तो वो बस चार्ज चलता रह जाएगा उधर, ठीक है, इधर वापस नहीं आएगा, तो SHM पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसे SHM नहीं कर सकता है। और सर कोई दूसरा तरीका है सर, दूसरा इधर नहीं कर सकता है, कहीं और कर सकता है क्या, देखते हैं। कर सकता है, मेरे ख्याल से करना चाहिए, इधर नहीं करेगा। ऐसे तू टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते हो, है ना। ये नहीं कि अब तू यहाँ पे जाके x पे जाके -1 कूलम चार्ज पे फोर्स लिख के नेट फोर्स लिखोगे, आंसर गलत आएगा। ओके, वो नहीं होगा आंसर। सर +1 कूलम के लिए आ रहा था, हाँ +1 कूलम के लिए आ रहा था, -1 कूलम के लिए नहीं आ रहा था। ये नेट फोर्स है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन इसके लिए नहीं है। ऐसे से अगर इसको हिलाओगे तो फिर क्या करें, इसको एक बार ऐसे हिलाओगे वर्टिकली, चेक करो। ओके, यहाँ पे है, इधर भी तो हम डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं ना, डिस्प्लेस्ड हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करो एक बार, जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे -1 कूलम चार्ज को, तो प्लस Q जो होगा अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है ये L/2 है ना। मान लो ये तुमने x किया, मैंने कहा था जिधर भी डिस्प्लेस्ड करो मीन पोजीशन से उसको क्या मान लो, x, तो मैंने इस थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड किया, मान लिया x। ओके, तो ये वैल्यू कितना हो गया, √L/2 का होल स्क्वायर प्लस x²। ये डिस्टेंस कितना आ गया, √L/2 का होल स्क्वायर प्लस x²। ओके, अब तुम देखो तो इसको अगर f मान लेते हैं तो ये भी f ही है ना, क्योंकि चार्ज का प्रोडक्ट सेम और डिस्टेंस भी सेम, तो फोर्स भी सेम। ओके सर, अगर इसको थीटा मान लेते हैं और अगर इसको थीटा मान लेते हैं, तो इस f को, है ना, ऐसे करो, ये थीटा तो ये भी थीटा, इस f का दो कंपोनेंट है, इधर f cos थीटा और इधर f sin थीटा। ये f का दो कंपोनेंट, अगर ये थीटा तो ये थीटा, इस f का दो कंपोनेंट, एक इधर f cos थीटा और एक इधर f sin थीटा। f cos थीटा क्या हो गया, चला गया। मीन पोजीशन की तरफ नेट फोर्स कितना है हुआ, सर नेट फोर्स जो मीन पोजीशन की तरफ आया वो आया 2f sin थीटा, समझ में आया। तो हाँ सर, इसका मतलब सर इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, हाँ ये इक्विलिब्रियम है और स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहां से जब छोड़ेंगे तो नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ आएगा, फिर वो ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, टिंग टिंग टिंग, यहाँ पे आएगा तो ऊपर फोर्स लगेगा नेट फोर्स, तो ऊपर जाएगा, टिंग 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 टिंग, ऐसे जाएगा, दैट्स द ऑसिलेशन करेगा, ऐसे जम करेगा। तो दिस इज 2f sin थीटा। अब 2 और f कैसे निकालेंगे सर, f इसके बीच माने हुए हैं, तो f हो गया KQ/1 डिवाइड बाय r², तो r कितना है, √अंडर, तो इसको हटा दो, तो वैल्यू कितना आ गया, L²/4 प्लस x²। ओके, इनटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में देखो, ये साइन थीटा लिख सकते हैं P/h, तो P हो गया ये x और h हो गया ये √L/2 का होल स्क्वायर प्लस x², तो वैल्यू क्या हो गया 2kqx, ये दोनों सेम ही वैल्यू है ना, और ये क्या है, पावर 1/2 ही है ना, ये वाला, ये तो पावर 1/2 है। तो तुम देख सकते हो कि ये पावर 1 है, ये पावर, तो ऐड हो गया पावर, बेस सेम है, तो ये कितना हो गया L²/4 प्लस x² 1 + 1/2 3/2, है ना। अब ये बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट किए हैं, बहुत छोटा सा। अगर बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट किए हैं तो इसको इसमें ऐड कर रहे हैं तो इसका कोई काम नहीं है, बहुत छोटा है, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2kq/L²/4, ये कट गया, पावर 3/2, है ना। ये हो गया 2kq, इसको कैसे लिख सकते हैं, L/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, L²/4 को, पावर 3/2 है, ये कट गया, तो आंसर नेट फोर्स, सॉरी एक्स भी इधर था, 2kqx, तो 2kqx स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया L3, 2 × Q 8 हो गया, तो ये हो गया 16kqx/L3। फिर से इसको कंपेयर करो उससे, SHM से,
एक्स मीन पोजीशन से ही है, तो एसएचएम कांस्टेंट कितना हो गया 2 इतना, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम बाय के, एसएचएम कांस्टेंट 16 के क्यू बाय एल क्यू। अगर तुमको -1 कूलम चार्ज रख के यहाँ पे अगर तुमसे टाइम पीरियड पूछता तो क्या तुम पहले वाला अगर आंसर देता तो सही था? गलत था, वहां 32 आया था, यहाँ पे अलग आया। इसका मतलब -1 कूलम के लिए ऐसे एसएचएम करना पड़ेगा +1, तो इसलिए पहले चेक कर लो कि ऐसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कर लो। अगर ऐसे कर रहा है तो ऐसे कर लो, ठीक है, बट प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा। थोड़ा डिस्प्लेस करो, नेट फोर्स देखो मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो स्टेबल करो, चेक करो, खत्म, ठीक है, सेम प्रोसेस। क्लियर है? तो ये एसएचएम का भी हो गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब लिखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तुम बोलोगे सर एक चीज बताओ, आपने पहले भी कहा था कि बहुत सारा क्वेश्चन कराया ऐसे, तो वेक्टर फॉर्म का कोई जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मान लो कि एफ फोर्स दर लग रहा है तो कंपोनेंट लेके बता देंगे फोर्स दर लग रहा है। मान लीजिए सर कि इधर मैग्नीट्यूड मैंने बोल दिया कि के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड इधर है, इतना हो गया, डायरेक्शन मान लीजिए एक्स एक्सिस में, तो इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया वेक्टर फॉर्म। सही है। अगर आपको यूनिट वेक्टर पता है ना, मुझे मान लो कि कूलम्स ऐसे फोर्स लगा रहा है, मान लो इधर Q1 है, ये Q2 है, ऐसे फोर्स लगा रहा है ऐसे, और ये मान लो थीटा है, ठीक है। मुझे पूछा है बताओ सर इस दोनों के बीच जो वेक्टर फॉर्म में बताओ क्या होगा, वैल्यू बताओ। कुछ नहीं सर, मान लो Q2 पे आपको पूछ रहा है, Q2 पे बताइए आप कि उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो Q2 ये प्लस है ये भी प्लस है, इसको रिपेल करेगा ऐसे, तो इधर हो गया F, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, F लग रहा है इधर, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा F cos थीटा, इधर आ जाएगा F sin थीटा। तो F जो वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं F cos थीटा आई कैप, क्योंकि F cos F sin इसका कंपोनेंट ही तो है, कंपोनेंट को वेक्टर में ऐड, वेक्टर फॉर्म में जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट ही तो आएगा, है ना, क्योंकि इसी का तो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा, तो ऐड कर दिए, F cos आई कैप प्लस F sin थीटा जे कैप, लो आ गया वेक्टर फॉर्म में। क्या है इसमें? कुछ नहीं, जो पहले था वही था। बट कभी कभी कूलम्स लॉ जैसे 3D में जब होगा ना तुम्हारा फिगर, जैसे मान लो कि ऐसा हो, कोई चार्ज होगा, समझना पहले समझो, क्योंकि कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, सर बिना वेक्टर फॉर्म का है तो इतना सारा क्वेश्चन कर लिए, कहीं जरूरत नहीं पड़ा मेरा, हमने सीधा रिजॉल्व किया, ये किया, सब सिंपल से क्वेश्चन हो गया, फिर इसका क्यों जरूरत पड़ गया? इसलिए देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ कोई चार्ज है, मान लो कि +1 कूलम चार्ज है 1,2,3 3D में हो गया ये, और ये मान लो कि मान लो कि ऑरिजिन पे 0,0,0 पे 2 कूलम चार्ज है। पूछा है फोर्स बताओ, एक्स एक्सिस में फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बताना है। तो स्टूडेंट कहता है हाँ सर इसमें तो मुझे कंपोनेंट ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये 3D में है, तो थोड़ा सा एंगल लेने में उसको विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम हो जाता है। जब भी 3D का क्वेश्चन हो तब जो वेक्टर फॉर्म में अभी हम डिराइव करेंगे जो फॉर्मूला, ठीक है, तो उसमें तुरंत आसानी से तुम बता सकते हो, है ना, बिना कि उसका नेट फोर्स, मतलब देखो एक तो ये तरीका होता है, अगर मुझसे इसमें तुमसे पूछे F फोर्स दर लग रहा है, बताओ एक्स कंपोनेंट, तो बोलोगे सर F cos थीटा, थीटा मालूम है तुम्हें, बट इसमें थीटा नहीं मालूम, तो उसमें रिजॉल्व एंगल निकालो, 3D में विजुअलाइज करो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, समझ रहे हो। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है फिर कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ा जाता है, ताकि वो चीज आसान हो जाए। तो कभी कभी ये आसान होता है इन सब चीजों से, समझ में आया? दिक्कत नहीं है। 2D में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 2D में जितना भी है तो इसके बिना भी कर सकते हो, अभी बताया जैसे वैसे कर सकते हो। तो पहली बात माइंड एकदम क्लियर रखो कि हाँ कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है सर ये क्या कर रहे हैं, अभी बाद में पढ़ा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ठीक है, चलो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, क्लियर होकर अच्छे से। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो देख, तो मान लो कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ये मान लो R इसके बीच का सेपरेशन है। फोर्स को जब तुम लिखोगे मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर, दिस इज मैग्नीट्यूड। ओके, अब देखो किसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, हम भी जस्ट बताए थे कि मान लो कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, फोर्स इस पे इधर लगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इस फोर्स को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिख लो होगा। उसके बाद क्या करें सर, आर डिस्टेंस है, उसके बाद क्या करें सर, फोर्स किधर लग रहा है, पॉजिटिव एक्सिस, उसके साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। ओ हाँ सर, यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा वैल्यू। बोला हाँ, यहां भी वही करेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना इसके बीच, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखो फोर्स जो हमेशा लगेगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस ही लगेगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, बता चुके हैं। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस अगर लगेगा तो इसी के अलोंग लगेगा ना, लाइन का। तो यूनिट वेक्टर मतलब ये दोनों बीच का लाइन क्या है, आर है, सेपरेशन आर है, तो आर कहीं तो यूनिट वेक्टर कर दो, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, आर यूनिट वेक्टर, मतलब क्योंकि आर यूनिट मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किस तरफ, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग को किससे करते हैं, आर, तो उसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज ए यूनिट वेक्टर। आर वेक्टर के अलोंग लगेगा फोर्स, समझ में आया। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ए वेक्टर। तो एफ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एफ वेक्टर क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर वेक्टर क्या लिखेंगे, आर वेक्टर डिवाइड बाय मॉड आर वेक्टर। मॉड आर वेक्टर मतलब आर ही हुआ, चाहे तू आर लिखो चाहे तू मॉड आर वेक्टर लिखो, बात बराबर है। ये हो गया, तो पूरा वैल्यू कितना हो गया, Q1 Q2 अपॉन आर क्यू आर वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा, ये वैल्यू आ गया। जैसे एग्जांपल दें तुम्हें क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। देखो सर, ऐसे मान लो कि मैंने कहा कि ये ऑरिजिन पे मैंने इस पॉइंट पे 2 कूलम चार्ज रखा, यहाँ पे मैंने 3 कूलम चार्ज रखा, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट मैंने दिया 1, 2, 3, ठीक है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है पहला, ठीक है, फाइंड आउट दी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 3 कूलम चार्ज ड्यू टू 2 कूलम चार्ज। 2 कूलम चार्ज की वजह से 3 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। इतना समझ में आता है कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, और प्लस 2 कूलम 3 कूलम को क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि लाइक चार्ज है तो ऐसे करेगा, है ना। तो तुमको यही निकालना है एफ। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे सर, क्या कैसे, एफ के Q1 कितना है सर 2, Q2 कितना है सर 3, आर क्यू मतलब इसके बीच का सेपरेशन, अभी रहने दो इसको, ठीक है, आर क्यू। अब क्या सर, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कैसे निकालते हैं बताओ, दो आर वेक्टर मतलब ये ऐसे, एफ किधर लग रहा है, तो फोर्स उधर लग रहा है, तो आर वेक्टर भी ऐसे। मान लो कि तू कैसे निकालते हो आर वेक्टर, 1, 2, 3 है, 3, 4, 5 है, सॉरी ऐसे लिख लो, 4, 5, 6 है। मुझे ये वेक्टर लिखना है, कैसे लिखोगे ये वेक्टर, दिस माइनस दिस, 4 - 1 3 आई कैप, 5 - 2 ऐसे लिखते हैं ना, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा वेक्टर बताते हैं, वेक्टर बताते हैं, देखो जरा। मान लो कि 2 कोऑर्डिनेट है, समझ लो थोड़ा सा, x1 इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं y1 z1, इसका लिखते हैं x2 y2 z2, ये है ऑरिजिन। इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे ऐसे, पोजीशन वेक्टर कहां से लिखते हैं, ऑरिजिन से ऐसे, इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे ऐसे, ठीक है। मुझे मान लो ये वेक्टर चाहिए, यही चाहिए ना, आर वेक्टर यही हुआ ना, 2 कोऑर्डिनेट के बीच का मुझे वेक्टर चाहिए ये वाला। तो ये हो गया r1, ये हो गया r2। तो ट्रायंगल रूल से क्या है, ये प्लस ये इक्वल टू r2, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, r2 वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर। तो r वेक्टर क्या लिख सकते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r2 वेक्टर क्या है, फाइनल, देख इधर ऐसे जा रहा है ना, तो फाइनल ये हो गया,
है ना, और इनिशियल ये हो गया। तो फाइनल मतलब बाद वाला माइनस इनिशियल करेंगे, तो वही हम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट को माइनस कर रहे हैं, मतलब फोर्स रिपेल कर रहा है ऐसे। तो हम लिखेंगे 1 - 0, है ना, तो कितना हो गया 1 I कैप, ये एक्स एक्सिस का दिखाता है ना। 2 - 0 तो 2 J कैप, क्योंकि y एक्सिस को दिखाता है। k में क्या है 3 - 0 3 K कैप। तो ये वाला जो है वो क्या है एक्चुअल में, ये है r वेक्टर। ये वाला टर्म जो है वो क्या है r वेक्टर। अब ये है क्या r क्यूब। r क्यूब क्या मतलब, r क्या है, ये r क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। r को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ r वेक्टर। तो r वेक्टर तो मालूम है तुम्हें, तो r नहीं निकाल पाओगे, √1² + 2² + 3², यहाँ पे पुट कर दो 6k, इसको रखो तो कितना हो गया 9 9 4 1 14, √14 का क्यूब 1 I कैप 2 J कैप 3 K कैप। समझ में आया, ये फोर्स आ गया। देखो अब इसको इसके साथ तुमको पूछेगा फाइंड आउट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय +3 कूलम अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में फोर्स बताओ, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इसको 1 × दिस, तो ये फोर्स I कैप में लग रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो एक्स ये आ गया। y में करोगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई जब करोगे 6 × 2 12 k बाय इतना, j में लग रहा है, j मतलब y एक्सिस में लग रहा है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, देखो वैल्यू आ गया सबका तुम्हारा। समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि ये सबसे आसान था 3D वाला में, ठीक है। 3D में जब भी हो ऐसे लिख लिया करो, सब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके बिना सॉल्व नहीं हो सकता है। अगर मान लो यही चीज यहाँ पे माइनस होता -3 कूलम, तो बोलता है कि बताओ -3 कूलम पे फोर्स लगेगा, तो हम बोलते हैं अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट मतलब ऐसे, तो अब वेक्टर चेंज हो जाएगा, ऐसे करोगे तो अब फाइनल ये हो गया, इनिशियल ये हो गया, तो लिखोगे 0 - 1 0 - 2 J कैप 0 - 3 K कैप यहाँ पे, ठीक है। फिर उसका मैग्नीट्यूड लेकर यहाँ पे चिपका दोगे। मान लो इस पे पूछ ले, फिर से वही करो, बात समझ में, ऐसे ही करते रहो, ठीक है। तो अभी तुम्हारा खत्म हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी खत्म हो गया। अब उसका क्वेश्चन भी हम लोगों ने सारा सॉल्व कर दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो बेल आइकॉन को दबा लो और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू।